तो सबसे पहले वो खबर जिसकी चर्चा इस वक्त दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है। क्या रामगोपाल यादव नाराज हैं? ये सवाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब से कुछ देर पहले हुई मुलाकात के बाद उठने लगे हैं। दरअसल एसपी महासचिव रामगोपाल यादव करीब 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामलों को उठाया है और इसी मसले पर बातचीत हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अचानक हुई मुलाकात को लेकर राजधानी लखनऊ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मुलाकात के तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं तो तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। अचानक हुई इस मुलाकात के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को लेकर ये मुलाकात हुई है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के उत्पीड़न को लेकर रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से बातचीत की है। कैमरामैन उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिली जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस वक्त मेरी मौजूदगी 5KD पर ही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव यहां पहुंचे 7:50 के आसपास और करीब 1 घंटे तक उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। हालांकि जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इटावा, फिरोजाबाद और मैनपुरी समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे किए गए हैं उसको लेकर अपनी बात रखी और ये भी कहा कि बहुत सारे मुकदमे सियासी हैं, बहुत सारे मुद्दे चुनाव से जुड़े हुए हैं, उस दौरान के हैं, लिहाजा इसमें उनको राहत मिलनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो केसेस थे उसका उन्होंने जिक्र भी किया, कुछ कागज भी मुख्यमंत्री को सौंपे और अपनी बात कहने के बाद 1 घंटे बाद वो यहाँ से मुलाकात के बाद निकल गए। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मुलाकात के भविष्य में बड़े आयाम देखने को मिलेंगे और ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सूत्रों का जरूर ये कहना है कि ये बेहद निजी मुलाकात थी जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए जुल्मों का ब्यौरा दिया और उन मुकदमों को खत्म करने की बात कही है। न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014 में लोकसभा चुनाव हारी, फिर कांग्रेस से गठबंधन के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हारी। 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। 2022 में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली। एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सवाल यहीं से खड़ा होता है, आखिर समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों हारती जा रही है? लगातार हार के मूल कारण क्या है? आज समाजवादी पार्टी के हार के इन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो दोनों ही तस्वीरें नामांकन की हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो एक बड़ा अंतर दिखेगा। यही अंतर समाजवादी पार्टी की लगातार हार और बीजेपी की जीत का कारण है। दरअसल एमएलसी चुनाव की दोनों ही सीटों पर जीत लिए पर्याप्त संख्या बल के बावजूद जो उत्साह बीजेपी के कैंप में दिखता है वो उत्साह समाजवादी कैंप से नदारद है। ऐसा इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी को पता है कि एमएलसी चुनाव में उसकी हार निश्चित है, बल्कि इसलिए भी कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कीर्ति कोल के नामांकन से अखिलेश यादव नदारद दिखे। मतलब ये कि चुनावी फाइट से समाजवादी पार्टी का सेनापति नदारद है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल तो गिरेगा ही। नतीजे तो बात की बात है। तो महिला भी हैं, SC ST भी हैं, उनको चाहिए कि निर्विरोध 1 सीट भाजपा ले ले और 1 सीट सपा की होनी चाहिए। ये सही है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में जीत की स्थिति में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी अलग असर छोड़ सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और सिर्फ चुनाव नहीं हारी, अपना गढ़ हार गई। इस पर समाजवादी पार्टी के तब साथी रहे नेताओं ने सवाल भी उठाए थे। 300 पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर मैं आजमगढ़ में मेहनत किया, रिजल्ट क्या आया?
रिजल्ट के बाद मैंने महसूस किया धरातल पे कि काश अखिलेश जी आ गए होते तो हम लोग चुनाव जीत जाते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव के लिए आज बीजेपी के 2 और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की ओर से निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सेंथवार ने अपना नामांकन कर दिया। नामांकन में सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नामांकन के दौरान मौजूद थे। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी निर्मला पासवान ने विपक्ष को निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी की प्रत्याशी निर्मला पासवान जी हमारे साथ में हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कुछ कहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, केंद्र ने, प्रदेश ने, काशी ने, या छोटा सा मंडल या छोटा सा वार्ड, सबने भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे ऊपर अगर विश्वास जताया है तो मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। समाजवादी पार्टी ने भी जनजाति समाज से कीर्ति कौल को प्रत्याशी बनाया है। बढ़िया बात है, कीर्ति कौल को बनाया है, लेकिन जीत तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की है। वो भी जनजाति समाज से आती हैं। वो जनजाति समाज से आए या अनुसूचित वर्ग से आए या श्रवण से आए, इससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी मतलब है कि मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते वो मेरी छोटी बहन है और सपा का चरित्र है किसी महिला की भावनाओं से खेलना। उनको मालूम था कि ये हारेंगी, तब भी उनको खड़ा कर दिया है। आप दलित समाज से आते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन के विस्तार में जुटी हुई हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आपको भी प्रत्याशी बना दिया है, आप उसी समाज से आती हैं। देखिए, आपने जिनका नाम लिया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी, मैं उनको कहती हूँ बहन जी मायावती जी हैं। वो तो पता नहीं कब से संगठन का विस्तार कर रही हैं। उन्होंने बाबा साहब के नाम को कैश किया और कुछ नहीं किया। मेरी भारतीय जनता पार्टी जिस घर से मेरा जो भारतीय जनता पार्टी है वो मेरा घर है। मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ। अगर बाबा साहब के सपनों को किसी ने साकार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर उनके जहाँ वो पैदा हुए बाबा साहब, जहाँ वो खेले, जहाँ उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, जहाँ वो अंतिम सांस उन्होंने त्यागी, 5 तीर्थ स्थान बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, वो माननीय नरेंद्र मोदी ने बनाए। उधर आज समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कीर्ति कौल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास जीत के लिए संख्या बल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने नैतिकता की दुहाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर एक सीट समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए। और वो सबसे पिछड़े दलित इलाके की महिला हैं, तो महिला भी हैं, SC ST भी हैं। उनको चाहिए कि निर्विरोध एक सीट भाजपा ले ले और एक सीट सपा की होनी चाहिए। नैतिकता ये है कि जिस सीट पर हमारे दल के नेता की निधन हुआ, उसके बाद जो सीट खाली हुई, उस सीट पर कीर्ति कौल को चुनाव जीतना चाहिए। हम लोग पूरी ताकत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इस हमारी आदिवासी परिवार की बेटी को निश्चित रूप से समर्थन देने का काम करेंगे। सबसे उम्मीद की है कि सभी लोग आदिवासी बेटी का सम्मान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट दें। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या जिस तरह से विपक्ष के विधायक और सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, वो एमएलसी चुनाव में संभव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी उम्मीदवार का हवाला देकर एनडीए के पाले में गए ओम प्रकाश राजभर अब क्या करेंगे, किधर जाएंगे? यही सवाल समाजवादी पार्टी का भी है, जिससे ओम प्रकाश राजभर रिश्ता तोड़ चुके हैं। हमको देखना है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब क्या कहते हैं। अब तो हमारी प्रत्याशी SC ST की हैं, सबसे पिछड़े इलाके की हैं और महिला भी हैं। अगर उनमें जरा सा भी मॉरल होगा तो मैं समझता हूं ओम प्रकाश राजभर हमारे प्रत्याशी का समर्थन करने का काम करेंगे। अब एसपी की ओर से अपील हुई है
हर नेता एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल की जाति को जोर शोर से प्रचारित कर रहा है और सवाल दाग रहा है कि राजभर का फैसला क्या होगा। अलबत्ता एसबीएसपी की प्रतिक्रिया आनी थी, सो आई भी एनडीए की नकल करने के आरोप के साथ कि नकल मार करके अकल आ गई, क्योंकि बहुत पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि नकल मारो अकल आ जाएगी, जब अकल आएगी तो शकल बदल जाएगी। कहीं न कहीं उसी रास्ते पर फिर एक बार नकल मार करके और अकल आई और उसके बाद प्रत्याशी लाया गया है। तो इससे संबंधित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो स्टैंड होगा कि अभी हम लोग अपने विधायकों से इस पर चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस विषय पर चर्चा करके विधायकों के साथ बैठक करके हमारे समस्त विधायक जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। जाहिर है कि अभी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड साफ नहीं है, लेकिन अरविंद राजभर के बयान से इतना तो साफ है कि इस बात की उम्मीद कमी है कि एसबीएसपी अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर कानपुर से है, जहां पर कलमा पढ़ाए जाने पर विवाद हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया क्योंकि कलमा स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा था। उधर स्कूल प्रबंधन का अपना तर्क है कि स्कूल में सभी धर्म की प्रार्थना और दुआ का पाठ होता है। अगर किसी को आपत्ति है तो हम बंद कर देंगे। इन तमाम तर्कों के बीच हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर जांच जारी है और जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसके बाद स्कूल पर कार्रवाई अब तय मानी जा रही है। कानपुर में हंगामा बरपा है स्कूल की प्रार्थना में एक धर्म विशेष की दुआ को पढ़वाने को लेकर। स्कूल में कलमा पढ़ाने के विरोध में हिंदूवादी संगठन अभिभावक स्कूल पहुंच गए, हंगामा काटा, स्कूल प्रबंधन से माफी की मांग की और फिर धरने पर बैठ गए। आगे हट गया भैया। जो ये कलमा जो पढ़ाया गया उसका 101% विरोध करते हैं और साथ साथ ये स्कूल को बंद ही करा देंगे। आश्वस्त इसलिए नहीं है कि उन्होंने रात को जब ये मामला उठा, पेरेंट्स ने बोला तो रात को 11:30 बजे 11:20 पे मोबाइल पे एक मैसेज डाल दिया कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस मामले में स्कूल को बंद करने की मांग की है। अभी एक जानकारी आई है कि जिहादी मानसिकता के तहत एक स्कूल चल रहा है, जिसमें स्कूलों को शिक्षा न देकर वहां पर जिहाद के तहत एक इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी, वहां पर कलमा पढ़ाया जा रहा था। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधक का कहना है कि स्कूल में सभी धर्मों की प्रार्थना और दुआ का पाठ किया जाता है, लिहाजा आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को आपत्ति है तो आगे से कोई प्रार्थना नहीं होगी। हमारी 3 से 4 प्रेयर्स चल रही हैं। कौन कौन सी प्रेयर होती है? श्लोक होता है और एक सांची बाड़ी होती है, इंग्लिश प्रेयर होती है एंड देन एक मोमडन का 2 लाइन का श्लोक होता है। लेकिन फ्लोरेट्स स्कूल में कलमा पढ़ाने को लेकर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ताधारी दल बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है तो विपक्ष ने भी सियासत को विस्तार दे दिया है। जांच कर रही है, यदि विषय सही पाया गया तो कठोर कार्रवाई प्रबंधक के ऊपर सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इस तरह के कृत्य को कतई माफ नहीं किया जाएगा। वो केवल धर्म के आस्था के नाम पर लोगों को बहकाने का काम करते हैं और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और शुरुआती जांच में फ्लोरेट्स स्कूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में स्कूल की 3 में से 2 ब्रांच की मान्यता ही नहीं ली गई है। माना जा रहा है कि जांच में आगे और कई खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 18। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज योगी सरकार की तरफ से सौगात मिली है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज सरकार की तरफ से 1200 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए ये पैसे ट्रांसफर किए गए और इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के 9 स्वच्छतम विद्यालयों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा को लेकर जागरूक करना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा है कि स्कूल चले अभियान से ज्यादा बच्चों को जोड़ना होगा। इसमें हमें नीचे की तरफ एक स्कैनर दिया जाता है। हमारे बुक के हर चैप्टर के शुरुआत में हमें एक QR कोड दिया जाता है। इस QR कोड को हम स्कैन करेंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। देश की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई, जिसमें करीब 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। लेकिन पूरी नीलामी प्रक्रिया में जियो सबसे अव्वल रहा है। जियो ने 20 साल के लिए करीब 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई। जियो ने कई बैंड्स में स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया है, जिससे जियो पूरे देश में 5G सेवाओं को बेहतर तरीके से देने में सक्षम होगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा है कि जियो भारत के 5G युग की अगुवाई के महत्वाकांक्षी और मजबूत संकल्प के साथ तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय किफायती 5G और 5G सक्षम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई गवर्नेंस सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, और माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन में एक और गौरवपूर्ण योगदान देंगे। और इसी खबर के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।